तो आज हम पढ़ने वाले हैं हेल्थ एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और इसी 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पूरा चैप्टर रिवीजन होगा। एनसीईआरटी बेस्ड एनसीईआरटी का पूरा रिवीजन हो जाएगा सिर्फ 20 क्वेश्चन। ठीक, एनसीईआरटी का लाइन रहेगा, एनसीईआरटी के लाइन से ही क्वेश्चन बनाए हुए हैं और एनसीईआरटी के लाइन से ही क्वेश्चन। ठीक, ये वीडियो ना उन स्टूडेंटों के लिए है जो एक साल अपना पढ़ाई में बर्बाद कर दिया, मौज मस्ती के चक्कर में वो अपना एक साल बर्बाद कर दिया। अब वो चाह रहा है कि हम ये 20 से 25 दिनों में, जैसे बिहार बोर्ड का एग्जाम 25 दिन बाद होने वाला है, तो 20 से 25 दिनों के अंदर हम कुछ अच्छा कर ले जाए, कुछ अच्छा नंबर उठा लें, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कि 20 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर रिवीजन हो रहा है। और मैं दावा करता हूं ये क्वेश्चन भले ही सेम टू सेम ना रहे, लेकिन यही कॉन्सेप्ट से रहेगा जो हम बताएं, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, और इसके साथ साथ चैप्टर भी रिवीजन हो जाएगा पूरा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि संक्रामक रोग में सबसे घातक रोग कौन सा है? संक्रामक रोगों में सबसे घातक रोग कौन सा है? ऑप्शन ए में है कैंसर, बी में है एड्स, सी में है हेपेटाइटिस, डी में है टीबी। तो हम कल जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का वीडियो डाले थे उसमें बताए हुए थे कि संक्रामक रोगों में सबसे ज्यादा घातक रोग होता है कोई, तो वो कौन होता है? एड्स। एड्स जो होता है ना वो संक्रामक रोगों में सबसे ज्यादा घातक रोग होता है। अब संक्रामक रोग क्या होता है? वैसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता हो उसे क्या बोलते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। और यहीं पे दूसरा क्वेश्चन आता है कि सबसे खतरनाक वो संक्रामक रोग कौन सा होता है? तो जो सबसे खतरनाक वो संक्रामक रोग होता है वो होता है कैंसर। जो वो संक्रामक रोग होता है ना सबसे खतरनाक वो कौन होता है? कैंसर। ये दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से क्लियर। अब वो संक्रामक रोग क्या होता है? तो वो संक्रामक रोग उसे कहते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना फैले, उसे वो संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन गौर से सुनेंगे। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइफाइड रोग किस जीवाणु के कारण होता है? क्या टाइफाइड रोग किस जीवाणु के कारण होता है? पहले ऑप्शन बोल देते हैं, साल्मोनेला टाइफी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, राइनोवायरस, इनमें से सभी। तो आप टाइफाइड रोग देखते ही दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि टाइफाइड रोग क्या होता है। टाइफाइड जो होता है, टाइफाइड टाइफाइड किसके कारण होता है? सबसे पहले पॉइंट ये है, जीवाणु के कारण होता है। इसके कारण, जीवाणु के कारण। कौन सा जीवाणु? तो स्ट्रेप्टोकोकल साल्मोनेला टाइफी। कौन सा जीवाणु? साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। कौन सा होता है? तो साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक, तो साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। सबसे पहली बात टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। कौन सा जीवाणु? तो साल्मोनेला टाइफी। अब टाइफाइड रोग फैलता कैसे है? तो दूषित जल, दूषित भोजन से, यानी कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है। कौन फैलाता है? तो इसका वेक्टर क्या हो जाएगा? घरेलू मक्खी। टाइफाइड रोग कौन फैलाता है? तो घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी के कारण टाइफाइड रोग फैलता है। ठीक है, घरेलू मक्खी के कारण क्या होता है? टाइफाइड रोग फैलता है। अब टाइफाइड रोग में कौन सा जांच किया जाता है? इसमें जांच कौन सा होता है? जांच जांच कौन सा होता है? तो जांच होता है विडाल। कौन सा होता है? विडाल। टाइफाइड रोग में कौन सा जांच होता है? विडाल।
उसके बाद इसमें कौन क्वेश्चन बन सकता है, ये कौन सा ऑर्गन को इफेक्ट करता है, कौन सा ऑर्गन को इफेक्ट करता है, कौन सा अंग को प्रभावित करता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन किसको करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को करता है। अभी तक टाइफाइड में देखो, टाइफाइड का एक क्वेश्चन से कितना हम क्वेश्चन बनाए। सबसे पहला क्वेश्चन टाइफाइड किसके कारण होता है, जीवाणु। दूसरा क्वेश्चन कौन सा जीवाणु के कारण होता है, तो साल्मोनेला टाइफी के कारण। तीसरा क्वेश्चन ये किसके द्वारा फैलता है, घरेलू मक्खी के द्वारा फैलता है। ठीक, घरेलू मक्खी के द्वारा फैलता है। टाइफाइड होता कैसे है, इसका संक्रमण क्या है, तो दूषित जल, दूषित भोजन। इसका जांच कौन सा है, विडाल, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, और ये कौन सा ऑर्गन को इफेक्ट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इतना क्वेश्चन टाइफाइड से बनने वाला था। ठीक, और जो टाइफाइड सबसे पहले हुआ था ना, एक टाइफाइड जो सबसे पहले हुआ था वो एक रसोई घर में बनाने वाली, जो जो रसोई घर में एक औरत खाना बनाती थी उसे हुआ था, जिसका नाम था मेरी मनान। मेरी मनान, ये भी याद रखना, मेरी मनान। ठीक है, सबसे पहले हुआ था रसोई घर में खाना बनाने वाले औरत को, जिसका नाम क्या, मेरी मनान। ठीक, ये था टाइफाइड के बारे में। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये समझाने के लिए ही इधर थोड़ा सा खाली छोड़े हैं। तीसरा क्वेश्चन है, वह रोग जिसमें फेफड़ा के वायुकोश में तरल भर जाता है, ऐसा कौन सा रोग है जिसमें हमारे लंग्स के एल्वियोली में फ्लूइड भर जाता है, फ्लूइड भर जाता है। ऑप्शन सुनेंगे, ऑप्शन ए में दिया हुआ टाइफाइड, बी में दिया सामान्य जुकाम, सी में दिया है न्यूमोनिया, डी में है अमीबा पेचिस। पहले इसका ऑप्शन सी सही होगा, निमोनिया। निमोनिया रोग में क्या होता है, निमोनिया रोग इफेक्ट किसको करता है, कौन सा ऑर्गन को, फेफड़ा को। फेफड़ा में भी कौन सा, लंग्स में भी किसको, एल्वियोली को, वायुकोश को। वहां पे क्या हो जाता है, फ्लूइड बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, गैस एक्सचेंज नहीं हो पाता है, O2 और CO2 एक्सचेंज नहीं हो पाता है, जिससे सांस लेने में कठिनाइयां होती है। निमोनिया रोग का लक्षण क्या है, सांस लेने में कठिनाइयां होगा, बुखार होगा, ठंड लगेगा, खांसी आएगा, ये क्या है उसका लक्षण है। अब सबसे पहली बात, अगर हम निमोनिया की बात करें, निमोनिया किसके कारण ये होता है, निमोनिया किसके कारण होता है, निमोनिया भी एक जीवाणु के कारण नहीं होता। किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण। किसके कारण, जीवाणु के कारण। कौन सा जीवाणु, तो दो जीवाणु होता है इसका, एक पहला और दूसरा क्या, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। दूसरा होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। क्या होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, इन्फ्लुएंजाe। ठीक, ये कौन सा ऑर्गन को इफेक्ट करता है, लंग्स को इफेक्ट करता है। ठीक, लंग्स को इफेक्ट करता है, ये जीवाणु के कारण होता है। कौन सा जीवाणु, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। इसका मुख्य लक्षण क्या होता है, इसका मुख्य लक्षण क्या होता है, इसका मुख्य लक्षण ये भी किसके कारण होता है, पता है, ये भी ड्रॉपलेट के थ्रू ही होता है, ड्रॉपलेट के थ्रू। और इसका जांच कौन सा होता है, जिस तरह टाइफाइड में विडाल जांच होता है, और इसका जांच क्या होता है, इसका जांच होता है सोल्यूब्लेटिंग। क्या होता है, सोल्यूब्लेटिंग, सोल्यूब्लेटिंग। ठीक, सोल्यूब्लेटिंग टेस्ट होता है। समझ में आया, निमोनिया क्वेश्चन क्या था, वो रोग जिसमें फेफड़ा के वायुकोश में क्या तरल भर जाता है, उस रोग को क्या बोलते हैं, निमोनिया। निमोनिया किसके कारण होता है, जीवाणु। कौन सा जीवाणु, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। निमोनिया में कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है, तो लंग्स। कौन सा, लंग्स। लंग्स में क्या, एल्वियोली। निमोनिया का मुख्य लक्षण क्या होता है, अगर निमोनिया का मुख्य लक्षण देखें तो कैसे पता चलेगा कि निमोनिया, निमोनिया का मुख्य लक्षण क्या होता है, हमारा नाखून और हमारा होंठ क्या होता है, नीला पड़ने लग जाता है, ये इसका प्रमुख लक्षण। और सांस लेने में कठिनाइयां होती है, क्योंकि
एल्वियोली को इफेक्ट करता है। और आप लोग पढ़ चुके होंगे कि एल्वियोली क्या है, गैस एक्सचेंज का मेन स्थल। यहीं पे जाकर के O2 CO2 का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो निमोनिया देख लिए। चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि गलत कथन का चयन करें, इनमें से कौन सा गलत कथन है वो देखना। पहला बोल रहा है सामान्य सामान्य जुकाम यानी कॉमन कोल्ड में नाक और श्वसन पथ प्रभावित होता है लेकिन फेफड़ा नहीं। बिल्कुल सही बात है। सामान्य कॉमन कोल्ड में क्या होता है, हमारा नोज और रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है, इफेक्ट होता है, लेकिन लंग्स में कोई इफेक्ट नहीं होता है कॉमन कोल्ड का। कॉमन कोल्ड सबसे हाईली कम्युनिकेबल डिजीज है। अगर घर में एक व्यक्ति को हुआ तो सबको हो जाएगा, इतना खतरनाक संक्रामक रोग। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि संक्रमित व्यक्ति के खांसने छींकने के दौरान निकलने वाला बिंदु, यानी खांसने के दौरान छींकने के दौरान जो बोल सकते हैं ना कुछ ड्रॉपलेट के रूप में बाहर निकलता है, ड्रॉपलेट से दूसरे व्यक्ति को सामान्य जुकाम हो जाता है। अब जो ड्रॉपलेट मेरा निकला, अगर ये ड्रॉपलेट किसी मेरे अड़ोस पड़ोस में, मान लें हम बात कर रहे हैं किसी से, दो चार लोग वहां पे खड़ा है, हम उससे बात कर रहे हैं, ठीक है, बात करते करते हमें क्या है, कॉमन कोल्ड, ठीक है, कॉमन कोल्ड है, हम आपस में तीन चार लोग के साथ में बात कर रहे हैं, उसी दौरान हमें क्या आ छींक आ रही, छींक आया तो कुछ ड्रॉपलेट के रूप में बाहर निकलता, अगर वो ड्रॉपलेट या किसी दूसरे आदमी को पड़ गया उसको भी कॉमन कोल्ड हो जाएगा। यही दूसरा ऑप्शन। इस संक्रमित व्यक्ति के खांसने छींकने के दौरान निकलने वाला बिंदु से दूसरे व्यक्ति को सामान्य जुकाम हो जाता है। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से मैलिग्नेंट मलेरिया होता है। बिल्कुल सही बात है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम क्या है, मलेरिया का प्रजाति है। इसका मैंने 3 प्रजाति कल बताया था, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेलो, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेलो और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो होता है ये सबसे खतरनाक होता है, ये मैलिग्नेंट मलेरिया करता है, दुर्गम मलेरिया जिसे हिंदी में बोलते हैं वो। अगर ये जीवाणु वाला मच्छर काटेगा तो क्या हो जाएगा, मैलिग्नेंट मलेरिया। ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा चौथा ऑप्शन बोल रहा है, ऑप्शन नंबर डी, कि अमीबा रोग जीवाणु के कारण होता है। बात सही है, अमीबा जीवाणु के कारण था। हमने ठीक बताया था, एक पंडित का टिक न्यूर, पंडित का टिक न्यूर, ये इसका ट्रिक था जीवाणु से होने वाला रोग। यहाँ पे कहीं भी अमीबा आ रहा है, वो कहीं नहीं आ रहा, तो अमीबा जीवाणु के कारण रोग है, ये बिल्कुल गलत है। अमीबा किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक, चौथा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, चौथा तो हो गया। पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम का अलैंगिक जनन कहाँ होता है। कल याद करो जब मैं मलेरिया पढ़ाया था, वहां पे लैंगिक जनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 टर्म मैंने बताया था कि अलैंगिक जनन कहाँ होता है। तो अलैंगिक जनन मलेरिया, जो मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम है, इसका अलैंगिक जनन कहाँ होता है, अलैंगिक जनन होता है हमारे लीवर और आरबीसी। ठीक है, ह्यूमन का लीवर एंड आरबीसी। ऑप्शन सुनो क्या है, ऑप्शन में दिया है मानव का आरबीसी, मानव का लीवर, दोनों इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मानव का लीवर भी और मानव का आरबीसी में क्या होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जो होता है क्या करता है, अलैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। अब हम जानेंगे मलेरिया का कुछ, मलेरिया से बनने वाले कुछ और क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं वो देखेंगे। मलेरिया से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो मलेरिया से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहली बात, मलेरिया जो मलेरिया किसके कारण होता है, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ, तो किसके द्वारा होता है, तो ये मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के कारण। किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण। किसके कारण, मलेरिया किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ। कौन सा प्रोटोजोआ,
कौन सा प्रोटोजोआ, याद करो, याद आया? हाँ, कौन सा? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। कौन सा? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण क्या आता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण क्या होता है? मलेरिया। ये अब दिमाग लगाओ कि मलेरिया जब किसी को होता है, जब मादा एनाफिलिस मच्छर किसी को काटता है और काटने के बाद उस व्यक्ति के ब्लड में क्या करता है, वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ ब्लड में चले जाता है ह्यूमन के। ब्लड में जाने के बाद सबसे पहले किसको इन्फेक्शन करता है? सबसे पहले किसको इन्फेक्शन करता है? लीवर। पहला क्वेश्चन क्या कि प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ मनुष्य के कौन से अंग को सबसे पहले इफेक्ट करता है, सबसे पहले इन्फेक्शन करता है? तो लीवर। ठीक है, लीवर में भी पूछ रहे लीवर की कौन सी सेल को, तो कफर सेल को। ठीक है, लीवर के बाद ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ किसको इफेक्ट करता है? आरबीसी को। अब मैंने बोला था जब आरबीसी क्या करता है, आरबीसी फटता है, एक रिलीज होता है, हीमोजोइन क्या होता है, रिलीज होता है, टॉक्सिक रिलीज होता है जिसे बोलते हैं हीमोजोइन। क्या बोलते हैं? हीमोजोइन। क्या बोलते हैं? हीमोजोइन। ये हीमोजोइन क्या करता है, जब हीमोजोइन रिलीज होता है ना, तो हमें 3 से 4 दिन यानी 4 से 5 दिन के अंतराल पर हमें लगातार बुखार आते रहता है और हमें चिल्स यानी ठिठुरन होते रहता है जब ये हीमोजोइन रिलीज होता है। ठीक, आप देखेंगे मलेरिया का, अब मैंने क्वेश्चन क्या था, मलेरिया का अलैंगिक जनन कहाँ होता है? तो अलैंगिक जनन होता है लीवर और मनुष्य के लीवर और आरबीसी। तो बताओ लैंगिक जनन कहाँ होगा? लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होगा? याद करो, थोड़ा सा याद करो, लैंगिक जनन कहाँ होगा? याद आ गई, कहाँ होगा? हाँ, कहाँ होगा? तो मादा एनाफिलिस मच्छर के आमाशय में कहाँ होगा? मादा एनाफिलिस मच्छर के आमाशय यानी स्टमक में। लैंगिक जनन कहाँ होता है? मच्छर के पेट में खुद लैंगिक जनन होता है, वहीं पे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन करता है, रिप्रोडक्शन करके फिर वहां पे स्पोरोजोइट यानी प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ फिर बन जाता है। फिर वही मच्छर अगर दूसरे व्यक्ति को काटता है, दूसरे व्यक्ति को क्या कर देता है? फिर से मलेरिया ग्रसित कर देता है। तो दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बनता है मलेरिया से कि मलेरिया का जो है ना पोषक, मतलब मलेरिया किन के बीच इसका है ना चक्र चलता है, मलेरिया का किन के बीच चक्र चलता है? तो मनुष्य और मच्छर के बीच क्या होता है? इनका चक्र होता है। ये मनुष्य में जाता है, फिर मच्छर, मादा एनाफिलिस मच्छर में, फिर मादा एनाफिलिस मच्छर से मनुष्य में, ये इनका चक्र है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है इससे और बनने वाला कि मलेरिया का प्राथमिक अंग, मलेरिया का प्राथमिक पोषक क्या है? तो प्राथमिक पोषक मलेरिया का क्या है? प्राथमिक पोषक, तो मलेरिया का प्राथमिक पोषक क्या है? मनुष्य, ह्यूमन, मनुष्य। द्वितीयक पोषक क्या होता है? द्वितीयक पोषक मादा एनाफिलिस मच्छर खुद होता है। क्या होता है द्वितीयक पोषक के रूप में? क्या होता है? द्वितीयक पोषक के रूप में मादा एनाफिलिस मच्छर होता है। क्या होता है? मादा एनाफिलिस मच्छर ही होता है, एनाफिलिस मच्छर। ठीक, ये सभी था मलेरिया से बनने वाला क्वेश्चन। मलेरिया से बनने वाला क्वेश्चन क्या क्या? पहला क्वेश्चन वहां पर क्वेश्चन में क्या दिए कि मलेरिया के द्वारा, मलेरिया का जो मतलब प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम का अलैंगिक जनन कहाँ होता है? ह्यूमन के आरबीसी एंड लीवर में। तो इसका लैंगिक जनन कहाँ होगा? तो लैंगिक जनन कहाँ होगा? मादा एनाफिलिस मच्छर के आमाशय, पेट में। ठीक, और ये किसके कारण होता है? मलेरिया प्रोटोजोआ। कौन से प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। ये कौन सी? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ मतलब सबसे पहले कौन सा ऑर्गन को इफेक्ट करता है? ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ लीवर को, उसके बाद
आरबीसी को। आरबीसी जब फटता है तो क्या रिलीज होता है? हीमोजोइन। हीमोजोइन रिलीज होने से क्या होता है? हमें लगातार 3 से 4 दिन पे क्या होता है? बुखार आता है और क्या होता है? ठिठुरन महसूस होता है। क्या होता है? ठिठुरन होता है, यानी चिल्स। ठीक। मलेरिया का प्राथमिक पोषक क्या होता है? मनुष्य। द्वितीयक मच्छर खुद होता है, मादा एनाफिल मच्छर। 5वां क्वेश्चन हो गया, आज का इरेज कर लेते हैं। ठीक। हम देखेंगे छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कब्ज, उदरीय पीड़ा, श्लेष्मा युक्त मल। दिमाग में आया कुछ? श्लेष्मा युक्त मल, रक्त के थक्के वाला मल। रक्त का थक्के वाला मल किस रोग का लक्षण? मैंने कल ही बोला था, अगर स्टूल यानी मल के द्वारा जो थक्का निकलता है, ब्लड यानी कि ब्लड ब्लड निकलता है मल द्वारा, उस रोग में क्या होता है? उस रोग को क्या बोलते हैं? सीधा कुछ अगर मल द्वार वाला आया कि मल के साथ में ब्लड निकल रहा है, डायरेक्ट बिना सोचे समझे अमीबा मार देना। ठीक। बाकी ऑप्शन में देखो, न्यूमोनिया दिया हुआ, हाथी पौड़क दिया हुआ, दांत दिया। अब देखो ऑप्शन से कैसे काटेंगे अमीबा को मार। अब न्यूमोनिया, न्यूमोनिया रोग में क्या होता है? ये होता है न्यूमोनिया रोग में क्या होता है? होंठ, नाखून क्या होता है? नीला पड़ता है, सांस लेने में कठिनाई होता है, और बुखार आता है, खांसी होती है, सर दर्द करता है। ये होता है न्यूमोनिया में। हाथी को रोग में क्या होता है? एक पैर क्या होता है? हाथी जैसा फूल के हो जाता है। पैर कोई भी एक पैर क्या होता है? हाथी जैसा फूल जाता है। ठीक। और क्या ये क्या करता है? हाथी को रोग में रिप्रोडक्शन ऑर्गन पे क्या होता है? इन्फेक्शन करता है। दांत, दांत में क्या होता है? दांत क्या होता है? नमी के द्वारा क्या हो जाता है? अभी ठंडी में बहुत सारा दांत के द्वारा, ये नहीं दांत के द्वारा होगा, नहीं हाथी खोरों के द्वारा, नहीं न्यूमोनिया होगा। किसके कारण? अमीबा। अब वीडियो रोक रहे हैं, फिर क्वेश्चन लिखेंगे, तो फिर आगे होगा। तो 7वां क्वेश्चन देखेंगे। 7वां क्या है? 7वां क्वेश्चन मलेरिया से ही है। क्वेश्चन बोल रहा है, मलेरिया परजीवी, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम मादा एनाफिलिस के लाल ग्रंथि के किस रूप में रहता है? क्वेश्चन पहले समझना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मलेरिया परजीवी जो होता है प्लाज्मोडियम, यानी मलेरिया रोग फैलाने वाला जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है, वो मच्छर के कहाँ पर रहता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ कहाँ पाया जाता है? मच्छर में। मच्छर में कहाँ पे रहता है? तो मच्छर के लाल ग्रंथि में रहता है। लाल ग्रंथि में किस रूप में रहता है? वही क्वेश्चन पूछा। लाल ग्रंथि में जो मच्छर के लाल मादा एनाफिलिस के लाल ग्रंथि में किस रूप में होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, बीजाणु, जीवाणु, गेमेटोफाइट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही क्या होगा? बीजाणु। ऑप्शन नंबर ए, स्पोर के रूप में होता है। ठीक। बाकी इसके बारे में, मलेरिया के बारे में पढ़ चुके हैं पूरा अच्छे से। अब गलत कथन बोल रहा है, चुनने के लिए कौन सा गलत कथन है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पहला ऑप्शन कि फाइलेरिया फाइलेरिएसिस, यानी जिसे हाथी पाँव रोग बोलते हैं। ठीक है। फाइलेरिएसिस में जनन अंग भी प्रभावित होता है। जी हाँ, फाइलेरिएसिस में क्या होता है? रिप्रोडक्शन ऑर्गन इफेक्ट पड़ता है। ये तो ऑप्शन सही है पूरा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन बोल रहा है, फाइलेरिएसिस में पश्चपाद के लसिका वाहिका यानी लिम्फेटिक वेसल में धीरे धीरे दीर्घकालिक, यानी धीरे धीरे क्या हो गया? वहां पे इन्फ्लामेशन हो गया, दीर्घकालिक शोथ हो जाता है। क्या हो जाता है? दीर्घकालिक शोथ हो जाता है। ये भी बात सही है। फाइलेरियासिस में पश्चपाद के लसिका वाहिका में धीरे धीरे दीर्घकालिक शोथ हो जाता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी भी सही और ऑप्शन ए भी सही। ऑप्शन सी देखेंगे क्या बोलता है, हाथी रोग मादा क्यूलेक्स मच्छर द्वारा होता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। हाथी रोग जो होता है मच्छर के द्वारा होता है। कौन सा मच्छर? तो मादा क्यूलेक्स मच्छर। और डी ऑप्शन बोल रहा है, दांत एक तो संक्रामक रोग है। बिल्कुल गलत। दांत क्या है? एक संक्रामक रोग है।
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है दांत बीमारी। कवक रोग किसके कारण होता है? कवक रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन में दिया हुआ माइकोस्पोरम, ट्राइकोफैटोन एंड एपिडर्मोफैटोन। तो तीनों, माइकोस्पोरम के द्वारा भी कवक होता है, ट्राइकोफैटोन के द्वारा भी होता है, एपिडर्मोफैटोन के द्वारा भी होता है। ऑप्शन डी इनमें से सही होगा इसका आंसर कवक रोग का। ठीक है, कवक रोग में क्या हो जाता है? कवक रोग का लक्षण देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। कवक रोग का लक्षण क्या है? त्वचा, नाखून, बाल के स्कैल्प पर सूखी सल्की वक्षितियां हो जाता है, जो दांत का लक्षण है। ठीक है, कवक रोग, कवक के कारण क्या होता है? एक दांत भी होता है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन क्या है? 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन बोल रहे हैं डेंगू और चिकनगुनिया रोग कौन फैलाता है? सबसे पहली बात, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है। ठीक है, आउट ऑफ एनसीईआरटी। फिर हम ये क्वेश्चन क्यों डालें? क्योंकि बिहार बोर्ड में एक बार पूछा गया है कि डेंगू किसके कारण होता है, डेंगू का रोगवाहक क्या है? मच्छर, कौन सा मच्छर? वही मच्छर देखना, इसीलिए ये क्वेश्चन डालें कि डेंगू और चिकनगुनिया रोग कौन फैलाता है। ऑप्शन में दिया हुआ मादा एनाफिलीज मच्छर, ऑप्शन बी में दिया है मादा टाइगर मच्छर, ऑप्शन सी में दिया है मादा एडिस एजिप्टी और ऑप्शन डी में दिया हुआ है मादा क्यूलेक्स मच्छर। जो कि अभी मादा क्यूलेक्स मच्छर हम देख चुके हैं किसमें होता है? हाथी पांव रोग में। ठीक है, हाथी पांव रोग का, ठीक है, हाथी पांव रोग में, और मादा एनाफिलीज मच्छर देख चुके हैं मलेरिया में। और इसका जो आंसर होगा डेंगू और चिकनगुनिया रोग कौन फैलाता है? तो मादा एडिस एजिप्टी के कारण क्या होता है? डेंगू फैलता है। डेंगू और चिकनगुनिया रोग फैलाता है, कौन फैलाता है? मादा एडिस एजिप्टी। स्टार्ट कर लो, हो सकता है आपकी बार नहीं पूछना ये क्वेश्चन। ठीक, अभी हम हाथी पांव रोग पढ़ा है, हाथी पांव रोग का क्वेश्चन था, तो हाथी पांव रोग से होने वाले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले बात हाथी पांव रोग से देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन बनने वाला। हाथी पांव रोग, ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या है? हाथी पांव रोग का ही दूसरा नाम है फाइलेरियासिस। ठीक, ये किसके कारण फैलता है? तो एक कृमि के कारण फैलता है। किसके कारण फैलता है? कृमि, यानी हम कृमि बोल सकते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्म के द्वारा। ठीक है, कल वीडियो में बताएं, देख लेना। तो हाथी पांव रोग किसके कारण फैलता है? कृमि के कारण। कौन सा कृमि? दो कृमि होता है। ठीक है, हाथी पांव रोग फैलाने वाला कृमि दो होता है, एक होता है वाउचेरेरिया बेंक्रॉफ्टी, एक होता है वाउचेरेरिया मेलाई। क्या होता है? वाउचेरेरिया वाउचेरेरिया बेंक्रॉफ्टी, बेंक्रॉफ्टी, और दूसरा होता है वाउचेरेरिया मेलाई। क्या होता है? वाउचेरेरिया मेलाई। ठीक है, हाथी पांव रोग इसी के कारण फैलता है। बस इतना हाथी पांव रोग से बनने वाला क्वेश्चन है। हाथी पांव रोग किसके कारण होता है? कृमि के कारण। कौन सा कृमि? दो कृमि होता है, वाउचेरेरिया बेंक्रॉफ्टी, वाउचेरेरिया मेलाई। हाथी पांव रोग को ही क्या बोलते हैं? फाइलेरियासिस। ठीक, बाकी ऊपर इसका दिखा दिए और क्या क्या था ऑप्शन देख लिए होंगे। अब 11वां क्वेश्चन है, फिर बोल रहा है गलत कथन का चयन करें। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोल रहा है? गलत कथन का चयन करें। पहला ऑप्शन बोल रहा है उपार्जित प्रतिरक्षा स्मृति बनाता है। बिल्कुल सही बात है, उपार्जित प्रतिरक्षा जो होता है वो क्या था? अभी हम प्रतिरक्षा की बात आए, प्रतिरक्षा के बारे में एक बार समझ लेते हैं अच्छे से। प्रतिरक्षा होता क्या है? जिंदगी में नहीं भूलोगे आज के बाद एंटीबॉडी के बारे में, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, जितना भी एंटीबॉडी से पूछा जाएगा। आइए देखते हैं एंटीबॉडी के बारे में। ठीक है, एंटीबॉडीज इसी को बोलते हैं प्रतिरक्षा हिंदी में। ठीक है, प्रतिरक्षा।
प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही सकता है, प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? जो हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले रोगों से लड़ता है। कोई मान लो पैथोजन हमारे शरीर में इंटर किया, अब उससे जो लड़ता है ना, वो लड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? लड़ने से जो एंटीबॉडी बनता है उसे बोलते हैं प्रतिरक्षा। रोग से कौन लड़ता है? प्रतिरक्षा, एंटीबॉडी। अगर हमारे शरीर में एंटीबॉडी नहीं रहेगा तो रोग से लड़ नहीं पाएगा। ठीक है, एंटीबॉडी क्या कहलाता है? प्रतिरक्षा, जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ता है, इसी को क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षा। ये प्रतिरक्षा दो प्रकार का होता है। ठीक, दो प्रकार का प्रतिरक्षा होता है। एक होता है सहज प्रतिरक्षा, सहज प्रतिरक्षा। एक होता है उपार्जित प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा को इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, और उपार्जित प्रतिरक्षा को बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब सहज प्रतिरक्षा क्या होता है? वैसा प्रतिरक्षा जो हमारे शरीर में ही बनता हो। क्या? एक बार फिर से सुनो, अच्छे से सुनो। सहज प्रतिरक्षा किसे बोलते हैं? वैसा प्रतिरक्षा, यानी वैसा एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में ही बनता हो। हमारा शरीर खुद एंटीबॉडी बनाता हो रोगों से लड़ने के लिए, कि हमारे शरीर में अगर कोई रोग इंटर करे तो हमारा शरीर क्या करे? खुद उससे फाइट कर सके, उस रोग के अगेंस्ट। उसे ही क्या बोलते हैं? सहज प्रतिरक्षा। अब भी समझ में नहीं आया तो कभी नहीं आएगा। सहज प्रतिरक्षा किसे बोलते हैं? सहज प्रतिरक्षा, जो प्रतिरक्षा हमारे शरीर में जन्म से ही मौजूद हो। बाद में हमको कोई दिया नहीं है, हम डॉक्टर के थ्रू नहीं लिए हैं, हम इंजेक्शन के थ्रू नहीं लिए, वैक्सीन के थ्रू नहीं लिए, ये हमारा शरीर खुद बनाता है, उसे ही बोलते हैं सहज प्रतिरक्षा। जैसे जैसे हम बोल सकते हैं शारीरिक कारिकीय अवरोध। ठीक है, कारिकीय अवरोध उसके बाद आता है कोशिकीय अवरोध, साइटोकाइनिन अवरोध, और कारिकीय अवरोध, कोशिकीय अवरोध, साइटोकाइनिन अवरोध। ठीक है, एक और आता है शारीरिक अवरोध। ठीक है, शारीरिक अवरोध, इसमें सहज प्रतिरक्षा में चार आ जाते हैं: शारीरिक अवरोध, कारिकीय अवरोध एंड शारीरिक अवरोध, कारिकीय अवरोध। इसमें आ जाता है हमारा शारीरिक अवरोध यानी फिजिकल बैरियर, कारिकीय अवरोध यानी फिजियोलॉजिकल बैरियर, कोशिकीय अवरोध यानी सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइनिन अवरोध। जैसे कि शारीरिक अवरोध में क्या होता है? शारीरिक अवरोध में हमारा मेन शारीरिक अवरोध का एग्जांपल क्या आ जाता है? त्वचा। ठीक है, अब त्वचा, हमारा त्वचा जो है, हमारा त्वचा क्या करता है? कोई भी इन्फेक्शन होने से पहले सबसे पहले कौन टकराएगा? हमारा त्वचा से ही टकराएगा, हमारे स्किन से ही टकराएगा। अगर स्किन पहले क्या करता है? किसी भी इन्फेक्शन को होने से बचाता है। स्किन क्या करता है? रोक लेता है। स्किन क्या एक बैरियर काम कर रहा है। दूसरा हम बोले थे कारिकीय अवरोध। कारिकीय अवरोध के रूप में क्या आ जाता है? जैसे हमारे मुंह में पाया जाता है, हमारे मुंह के लार में पाया जाता है लाइसोजन। अगर हमारे खाना के थ्रू या ऐसे धूल के थ्रू, किसी भी थ्रू हमारे मुंह में कोई बैक्टीरिया आ गया, तो वो हमारे मुंह के लार में क्या पाया जा रहा है? लाइसोजन। लाइसोजन क्या करेगा? उस बैक्टीरिया को मार देगा, किल करने का काम करता है। और हमारे पेट में मान लो कि वो बैक्टीरिया किसी भी तरह से हमारा लार में जो लाइसोजाइम है वो नहीं मार पाया, वो कहाँ से ले गया? हमारे स्टमक, पेट में भी होता है HCl, वो भी क्या करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का किल करने का काम करता है। तो ये आ गया किसमें? कारिकीय अवरोध में। अब कोशिकीय अवरोध में, जैसे कोशिकीय अवरोध में आ जाता है, कोशिकीय अवरोध में क्या आ जाता है? कोशिकीय अवरोध में आ जाता है न्यूट्रोफिल्स, माइक्रोफेज एंड पीएमएनएल सेल, ये सभी क्या है? कोशिकीय अवरोध में आ जाता है। साइटोकाइनिन अवरोध, साइटोकाइनिन अवरोध अभी बता देते हैं, इसका एक क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन देख लेते हैं साइटोकाइनिन अवरोध का। ठीक है, क्वेश्चन से रिवीजन हो रहा है।
कायिक अवरोध, तो यही का क्वेश्चन है, हम डाले हुए हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, इंटरफेरोन नामक प्रोटीन होता है। इंटरफेरोन नामक क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इंटरफेरोन नामक प्रोटीन होता है। इंटरफेरोन नामक प्रोटीन क्या होता है? ये इसका ऑप्शन में जो दिया हुआ है, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? वो ऑप्शन विषाणु संक्रमित। क्या है? विषाणु संक्रमित है। ठीक, इसका यही ऑप्शन सही होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मैं एक ऑप्शन देख के ही इसका डायरेक्ट आंसर बता दिया। अब साइटोकाइन अवरोध में क्या होता है? सुनो, साइटोकाइन अवरोध में क्या होता है? मान लो ये कोई वायरस है, ठीक है, ठीक है, मान लो कोई ये क्या वायरस है, मान लो इसका ये क्या है? लिपिड पदार्थ, ठीक है, कोई वायरस है। ये वायरस क्या है? इन्फेक्शन। ये क्या है? इसमें इन्फेक्शन, ठीक है, ये वायरस क्या है? इसमें कोई ना कोई रोग हो गया। तो ये वायरस क्या करता है कि अपने चारों तरफ क्या करता है? चारों तरफ एक प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है? ये चारों तरफ क्या करता है? अब एक प्रोटीन का निर्माण करता है। ये प्रोटीन का काम क्या है? कि इसके आसपास में जो भी वायरस होगा, जो भी कोशिका होगा, वायरस वाला कोशिका, इसके आसपास जो भी होगा, ये तो संक्रमित कोशिका है, ये इन्फेक्शन है। ये प्रोटीन इसलिए बनता है कि जो इसके आसपास कोशिका है, इसके आसपास जो कोशिका, इनको भी इन्फेक्शन ना कर दे। ये इस कोशिका को इन्फेक्शन से बचाता है। इस प्रोटीन का नाम क्या होता है? इंटरफेरोन प्रोटीन। ये जो चारों बगल एक प्रोटीन का निर्माण करता है, इस प्रोटीन का नाम क्या है? इंटरफेरोन प्रोटीन। इंटरफेरोन प्रोटीन क्या करता है? जो संक्रमित कोशिका के आसपास में कोशिका होता है, विषाणु वाला कोशिका, उसको क्या करता है? संक्रमित होने से बचाता है। ठीक, सहज प्रतिरक्षा समझ गए? सहज प्रतिरक्षा से कोई क्वेश्चन गलती नहीं होनी चाहिए। उपार्जित प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा में क्या होता है? सहज प्रतिरक्षा में हमें खुद हमारा बॉडी बना रहा है एंटीबॉडी, उपार्जित प्रतिरक्षा में बने बनाया एंटीबॉडी मिलता है। बने बनाए एंटीबॉडी कहां से मिलता है? बने बनाए एंटीबॉडी हमको मिलता है, उपार्जित प्रतिरक्षा उसे बोलते हैं। अब बने बनाए एंटीबॉडी कैसे? एग्जाम्पल याद रखना, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। जब शुरुआती माँ का दूध होता है, जिसे हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, उसमें क्या होता है? एक एंटीबॉडी होता है माँ के दूध में, ठीक है, माँ के दूध में एक एंटीबॉडी होता है जिसका नाम होता है IgA। ये क्या करता है? ये एक एंटीबॉडी, ये माँ के दूध में पाया जा रहा है। ये क्या? बने बनाए एंटीबॉडी है। बने बनाए एंटीबॉडी क्या? बच्चे शिशु के पास जाएगा, जो कि रोगों से लड़ने का काम करेगा। ये बने बनाए एंटीबॉडी है? इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? उपार्जित प्रतिरक्षा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, ठीक। और एक एग्जांपल और इसका है IgG। ये क्या आता है? जब प्रेग्नेंट फीमेल होती है, वो प्रेग्नेंट फीमेल के द्वारा क्या होता है? ये IgG एंटीबॉडी शिशु के अपरा के थ्रू देता है, शिशु को अपरा के थ्रू देता है, जो कि जब माँ के गर्भ में शिशु होता है, वहां पे कोई उनको इन्फेक्शन ना हो, इसलिए IgG एंटीबॉडी पाया जाता है। ये कब सीक्रेट कब निकलता है? जब एक बच्चा अपने माँ के गर्भ में पल रहा होता है, उस दौरान माँ से उसके प्लेसेंटा यानी नाभि रज्जु के थ्रू ये IgG एंटीबॉडी बनता है। ये भी बने बनाए एंटीबॉडी मिल रहा है माँ से बच्चे को, उपार्जित प्रतिरक्षा। ये उपार्जित प्रतिरक्षा, और प्रतिरक्षा भी 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक सक्रिय प्रतिरक्षा होता है, एक सक्रिय प्रतिरक्षा, सक्रिय प्रतिरक्षा। दूसरा होता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा।
निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अब सक्रिय प्रतिरक्षा किसे कहेंगे? मान लो हमारे शरीर में कोई एंटीजन गया, कोई एंटीजन या हम बोल सकते हैं पैथोजन, रोगजनक, कोई रोग उत्पन्न करने वाला कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर में गया, क्या गया? मान लो रोग उत्पन्न करने वाला कोई बैक्टीरिया गया, क्या गया? बैक्टीरिया यानी जीवाणु, जिसे हम क्या बोलते हैं? पैथोजन। ठीक, जिसे हम पैथोजन बोलते हैं, ये हमारे शरीर में गया। अब इसके अगेंस्ट क्या करेगा हमारा शरीर? जो प्रतिरक्षी होती है इसके अगेंस्ट क्या बनाएगा? प्रतिरक्षी एंटीबॉडी बनाएगा। क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। अब यहाँ पे एंटीबॉडी कौन बना रहा है? हमारा बॉडी खुद बना रहा है एंटीजन के खिलाफ, पैथोजन के खिलाफ, बैक्टीरिया के खिलाफ। कौन बना रहा है? हमारा बॉडी खुद ना बना रहा है, इसलिए इसे बोलेंगे सक्रिय प्रतिरक्षा। निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है? निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है? हम एंटीबॉडी को बने बनाया डालते हैं। कुछ ऐसा कंडीशन होता है कि हम एंटीबॉडी को बने बनाया डाल देते हैं। अब एंटीबॉडी को जब बने बनाया डालेंगे, हम एंटीबॉडीज को क्या करेंगे? बने बनाया डालेंगे। अब ये भी क्या कर रहा है? रोग से लड़ रहा, रोगों से ये भी बचा रहा है रोग से, रोग होने से बचाता है, रोग होने से ये भी बचाता है और रोग होने से ये भी बचाएगा। लेकिन दोनों में फर्क क्या है वो देखिए, रोग होने से बचाता है, इसमें फर्क क्या है कि ये एंटीबॉडी हमारा बॉडी खुद बना रहा है, इसमें क्या होता है? एंटीबॉडी हम बनाया दे रहे हैं कि जो हमारे शरीर में रोग है उससे जाकर के ये एंटीबॉडी लड़ ले, रोग के खिलाफ जाकर के। मान लो कि हमें टाइफाइड हो गया, ठीक, अब टाइफाइड हो गया है तो हम बीमार हो गए, इसका मतलब बीमार हो गए तो हमारा एंटीबॉडी क्या है? नहीं लड़ पाया उससे। अब हम क्या करेंगे? इंजेक्शन लेंगे। अब उस इंजेक्शन के थ्रू जो हमारा एंटीबॉडी जा रहा है वो क्या करेगा? टाइफाइड से लड़ेगा, लड़के उसे क्या करेगा? टाइफाइड, साल्मोनेला, टाइफी जीवाणु को क्या करेगा? मारेगा और धीरे धीरे हम क्या हो जाएंगे? ठीक हो जाएंगे। ये क्या है? निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ठीक, और एक टर्म और आता है, सक्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा हो गया। अब आता है वैक्सीनेशन, प्रतिरक्षीकरण। क्या होता है? प्रतिरक्षीकरण। ठीक है, ये भी देख लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन बहुत, ये जो है ना कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, थोड़ा थोड़ा है कंफ्यूजन हो जाता है। प्रतिरक्षीकरण, प्रतिरक्षीकरण यानी वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन। ठीक, प्रतिरक्षीकरण में क्या होता है कि बहुत बार प्रतिरक्षीकरण में क्या होता है? प्रतिरक्षीकरण में हम बने बनाया एंटीबॉडी को वैक्सीन के थ्रू डालते हैं कि इन फ्यूचर के तौर पे कि कोई डिजीज हमको ना हो जाए। अगर हम इंजेक्शन के थ्रू, ठीक है, इंजेक्शन के थ्रू यानी वैक्सीन के थ्रू कोई एंटी, जैसे हम कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या करते हैं? हम वैक्सीन दिए हैं, वैक्सीन दिए कोरोना वायरस से बचने के लिए, वैक्सीन दिए ताकि हमें कोरोना वायरस ना हो। ये क्या है? एंटीबॉडी बने बनाए हमने रहे, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षीकरण, वैक्सीनेशन। ठीक है, ये भी दो प्रकार का होता है, सक्रिय प्रतिरक्षीकरण, एक होता है निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण। सक्रिय प्रतिरक्षीकरण, जिसे बोलेंगे एक्टिव वैक्सीनेशन, इसे बोलते हैं। फिर निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण, क्या है? निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण। निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण में क्या होता है? सक्रिय प्रतिरक्षीकरण में क्या होता है? कुछ नहीं, इसमें जो हम एंटीबॉडी को डालते हैं, एंटीजन, इसमें हम डालते हैं किसी भी रोग से
एंटीजन को डालते हैं, या एंटीजन बोल सकते हैं या हम पैथोजन बोल सकते हैं। इसमें वैक्सीन के रूप में हम क्या डालते हैं, एंटीजन को डालते हैं या पैथोजन को डालते हैं। ठीक है, एंटीजन को या पैथोजन को डालते हैं। पैथोजन क्या है, रोगजनक। मान टाइफाइड किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण, साल्मोनेला टाइफी। हम ये सोचेंगे कि हमको ना टाइफाइड नहीं हो इन फ्यूचर, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, साल्मोनेला टाइफी को इनएक्टिव करके हम वैक्सीन के थ्रू क्या करेंगे, हम लेंगे। जब साल्मोनेला टाइफी को वैक्सीन के थ्रू हम लेंगे तो वो क्या है, पैथोजन है। और वो वैक्सीन जब हमारे शरीर में जाएगा प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा, प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा हमारा शरीर खुद देख लेगा, हमारा शरीर खुद पहचान लेगा, उससे एक बार लड़ लेगा, प्राइमरी रिस्पॉन्स हुआ। जब ये दोबारा रियल में टाइफाइड हमको होगा, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी जाएगा, तो वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स करेगा, उसे डायरेक्ट मार देगा। वही कहानी, इस पैथोजन को डाला जाता है, इसलिए हम पहले ले लेते हैं कि अगर भविष्य में हमको टाइफाइड हो, उससे ये लड़े, उसके अगेंस्ट ये पहले से एंटीबॉडी बना के रखता है। क्या बना के रखता है, एंटीबॉडी। कौन, हमारा बॉडी। एंटीबॉडी क्या करता है, पहले से बना के रखता है। अब जो इन फ्यूचर टाइफाइड आएगा, ये एंटीबॉडी उसे मार देगा। यहाँ पे एंटीबॉडी कौन बना है, हमारा बॉडी। हम क्या लिए हैं, इंजेक्शन के थ्रू यानी वैक्सीन के थ्रू पैथोजन, रोगजनक को लिए। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु को इनएक्टिव फॉर्म में लिए, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट एंटीबॉडी को ही डाला जाता है। यहाँ पे पैथोजन नहीं डाला जाता, डायरेक्ट एंटीबॉडी को ही हम वैक्सीन के फॉर्म में लेते हैं। यहाँ एंटीबॉडी बने बनाया डालते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षी। समझ में आ गया। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है गलत कथन का चयन करो। पहला ऑप्शन है उपार्जित प्रतिरक्षा क्या बनाता है, मेमोरी बनाता है। बात सही, उपार्जित प्रतिरक्षा मेमोरी बनाता है। ये देखता है कि कौन क्या कर रहा है, प्राइमरी रिस्पॉन्स सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है। प्राइमरी, अब दूसरा ऑप्शन है प्राथमिक व द्वितीयक अनुक्रिया यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स हमारे ब्लड में मौजूद जो कोशिका करता है, बी सेल व टी सेल। बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा का निर्माण बी सेल करता है। बिल्कुल गलत, कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा का निर्माण टी सेल करता है, बी नहीं टी सेल। ठीक, सी ऑप्शन ही हमारा गलत है। डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाता है। वैसे ही बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाता है, लेकिन टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी नहीं बनाता। ये भी बात सही है कि बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाता है, लेकिन टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी नहीं बनाता है। बी टी लिम्फोसाइट क्या करता है, बी सेल बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है। ठीक, 11 क्वेश्चन हो गया। वीडियो रोकते हैं, फिर क्वेश्चन लिखेंगे, तब आगे बनाएंगे। तो आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था। आगे का क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरक्षा में कितने पेप्टाइड श्रृंखला होता है, यानी एंटीबॉडी में कितने पेप्टाइड चेन, एंटीबॉडी में कितने पेप्टाइड चेन के बने होते हैं, एंटीबॉडी कितने पेप्टाइड चेन के बने होते हैं। ऑप्शन है 1 2 3 4। इसका सही ऑप्शन होगा 4। ठीक, कैसे 4, एंटीबॉडी का हम जो हेल्थ एंड डिजीज जब पढ़ा रहे थे तो एक एंटीबॉडी का डायग्राम बना रहे थे, तो डायग्राम देख लेते हैं कैसे था। कुछ एक सेकंड, इस प्रकार का डायग्राम था। ठीक, ये यहाँ पे कुछ मान लो ऐसे ऐसे, ये एक पेप्टाइड हो गए, ये एक हो गए 2, ये एक 3 है 4, टोटल 4 पेप्टाइड। इसको बोलते थे हेवी चेन, हेवी चेन यानी दीर्घ श्रृंखला। इसको बोलते थे लाइट चेन,
यानी लघु श्रृंखला, लघु श्रृंखला। और ये दोनों आपस में दोनों किससे कनेक्ट होते थे? डाइसल्फाइड बॉन्ड से। किससे? डाइसल्फाइड बॉन्ड से। लाइट चेन एंड हेवी चेन किससे कनेक्ट होते थे? डाइसल्फाइड बॉन्ड से। और ये साइट को बोलते थे एंटीजन साइट। क्या बोलते थे? एंटीजन साइट्स। ये फिगर को हल्के में मत लेना, बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया है 2 नंबर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है ये। ठीक, ये आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्ट होता है। इसमें 2 लाइट चेन होता है, 2 हेवी चेन होता है और टोटल 5 एंटीबॉडी होता है। और मैंने ट्रिक बताया था गम डे का, गम डे। IgG एंटीबॉडी, IgA एंटीबॉडी, IgM एंटीबॉडी, IgD एंटीबॉडी और IgE एंटीबॉडी। ठीक, एंटीबॉडी से बनने वाला क्वेश्चन करा दिए हैं। एंटीबॉडी 2 टाइप का होता है, बी लिम्फोसाइट। एंटीबॉडी कौन बनाता है? बी लिम्फोसाइट। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जब परपोषी रोगजनक का सामना करता है तो उनके शरीर में प्रतिजन बनता है, उसके शरीर में प्रतिरक्षा बनता है। अभी जस्ट पहले मैंने प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ाया था कि जब किसी एंटीजन हमारे शरीर में आया उसके खिलाफ क्या बनेगा? एंटीबॉडी। हमारा शरीर जब खुद एंटीबॉडी बना रहा है तब उसे हम क्या बोलेंगे? सक्रिय प्रतिरक्षा। ऑप्शन ए सही। फिर बोल रहा दूसरा क्वेश्चन कि प्रतिरक्षा के दौरान, प्रतिरक्षीकरण के दौरान जानबूझकर रोगाणु या पैथोजन को टीका द्वारा शरीर में डाला जाता है। हमारे शरीर में पैथोजन को डाला, अब जब हमारे शरीर में पैथोजन को डाल रहा है तो वहां भी एंटीबॉडी कौन बना रहा है? हमारा शरीर खुद। जब हमारा शरीर खुद एंटीबॉडी बनाएगा उसे क्या बोलेंगे? सक्रिय प्रतिरक्षा। तो ऑप्शन है बिल्कुल सही। ठीक, दोनों का आंसर सेम ही है, सक्रिय प्रतिरक्षा। से क्वेश्चन घुमाया है। पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजन के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र के अंतर्जित अनुक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? एलर्जी कहलाता है। एलर्जी का डिफिनेशन भी यही। एलर्जी का डिफिनेशन क्या होगा? पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजन के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र अंतर्जित अनुक्रिया कहलाती है एलर्जी। ठीक, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, एलर्जी। अब एलर्जी, ठीक है, एलर्जी के लिए कौन सा एंटीबॉडी रिस्पॉन्स है? एलर्जी के लिए कौन सा एंटीबॉडी रिस्पॉन्स है? तो एलर्जी के लिए IgE एंटीबॉडी रिस्पॉन्स है। कौन? IgE। एलर्जी होता क्या है? कौन कराता है एलर्जी? कौन कराता है? मास्ट सेल। कौन कराता है? मास्ट सेल। मास्ट सेल क्या करता है? 2 चीज सेक्रेट करता है, एक सेरोटोनिन, एक हिस्टामिन। ये दोनों जब बढ़ जाता है तो हमें क्या होने लगता है? एलर्जी। ठीक है, एलर्जी। अब इस एलर्जी को कम करने के लिए कैसे किया जाता है कम? इसके लिए हमें लेना पड़ता है एड्रेनलिन, एड्रेनलिन लेना पड़ेगा, स्टेरॉइड लेना पड़ेगा और एंटी हिस्टामिन लेना पड़ता है। ठीक है, एंटी हिस्टामिन। ठीक, एंटी हिस्टामिन लेना पड़ता है। हो गया। इससे बनने वाला जो क्वेश्चन था वो करा दिया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये एलर्जी में कौन सा एंटीबॉडी बनता है? तो IgA। ठीक है, ये और देखना, ये इसका एलर्जी का डेफिनेशन हो गया। एंटीबॉडी में एंटीबॉडी कहते हैं। एलर्जी कौन सा सेल करवाता है? मास्ट सेल। मास्ट सेल क्या सेक्रेट करता है? सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन। जब सेरोटोनिन हिस्टामिन बढ़ जाता है तो क्या होता है? हमें एलर्जी होता है। एलर्जी होता है, इसे कम करने के लिए एलर्जी को क्या लेना चाहिए हमें? तो एंटी हिस्टामिन एंड एड्रेनलिन और स्टेरॉइड। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या बोलता है। स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण। स्व प्रतिरक्षा रोग क्या है? जब हमारा एंटीबॉडी क्या करता है? हमारी एंटीबॉडी जो होता है खुद की सेल में
जो हमारा सेल खुद का है और जो बाहर से कोई सेल आया है, उनमें दोनों में क्या करता है, विभेद नहीं कर पाता है, दोनों को पहचान नहीं पाता है और अपने ही सेल पे अटैक कर देता है और अपने ही सेल को मारने लगता है, अपने ही सेल को मार करके एकदम पूरे तरह से बिछा देता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं स्वप्रतिरक्षा। स्वप्रतिरक्षा रोग का उदाहरण पूछा, स्वप्रतिरक्षा रोग का एक ही उदाहरण है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, आम बाती संधि शोथ। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ना टाइफाइड होगा, ना मलेरिया होगा, ना परनीसियस एनीमिया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, मानव शरीर का लसिका उत्तकों का 50% भाग कौन बनाता है, माल्ट। ये क्वेश्चन याद कर लेना कि मानव शरीर का पूछा गया बिहार में, मानव शरीर का लसिका उत्तकों का 50% भाग कौन बनाता है, माल्ट। यहाँ तक कि ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा गया। इनमें से कौन सा द्वितीयक लसिका अंग नहीं है, हम लसिका अंग दो बताए थे, प्राथमिक लसिका अंग, एक द्वितीयक लसिका अंग। ठीक है, प्राथमिक लसिका अंग, प्राथमिक लसिका अंग दो ही था, एक अस्थि मज्जा, एक अस्थि मज्जा था, दूसरा थाइमस था। ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन में क्या है, पेयर पेचिस द्वितीयक लसिका अंग है, प्लीहा द्वितीयक लसिका अंग है, अस्थि मज्जा प्राथमिक लसिका अंग है। ऑप्शन नंबर सी नहीं, यही ऑप्शन सही होगा। और डी में क्या है, टॉन्सिल, टॉन्सिल भी लसिका अंग है। अपेंडिक्स भी क्या है, लसिका द्वितीयक लसिका अंग है, सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन है। ठीक, अब 20 नंबर क्वेश्चन बोलता है कैंसर का कारण हो सकता है, एक्सरे, गामा रे, यूवी रे। बात सही है। तंबाकू में मौजूद धुआं के कारण भी हो सकता है, ऑन्कोजन वायरस के कारण होता है। कैंसर दो तरह से होता है, ठीक है, एक मैलिग्नेंट कैंसर होता है, एक एक मैलिग्नेंट कैंसर होता है, एक मतलब दो तरह का कैंसर होता है। ठीक है, एक कैंसर ऐसा होता है जो कोशिका विभाजन करके दूसरे कोशिका को, जब अगर मेरे यहाँ पे कैंसर है, अगर मैलिग्नेंट कैंसर है तो हमारे शरीर में यहाँ का भी कोशिका को कैंसर कर देगा। ठीक, कैंसर ऑन्कोजन वायरस के कारण होता है। ठीक है, कैंसर का टेस्ट किया जाता है, बायोप्सी, पीसीआर, सीटी स्कैन, एमआरआई। ठीक है, ये से भी किया जाता है। अब एक क्वेश्चन बस एड्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एक क्वेश्चन एड्स के बारे में लिए हैं, क्वेश्चन बता देते हैं, लिखेंगे टाइम लग जाएगा, समय बहुत हो गया। बोल रहा है कि गलत कथन को चुनना। पहला ऑप्शन बोल रहा है एचआईवी संक्रमण होने और लक्षण प्रकट होने के बीच हमेशा अंतराल होता है, महीना और वर्षों। बात सही है। एचआईवी अगर किसी को एड्स हो गया तो उसका लक्षण उत्पन्न होने में कई महीना लग सकता है या तो कई सालों भी पता नहीं चलता है कि हमें एचआईवी हुआ है। ठीक है, महीना सालों तक पता नहीं चलता इसका लक्षण। दूसरा ऑप्शन है कि एचआईवी संक्रमण वृहत बक्सगान यानी फेगोसिटिक एचआईवी का फैक्ट्री की तरह काम करता है। बिल्कुल बात सही है। एड्स में भी डाल जांच किया जाता है, बिल्कुल गलत बात। एड्स में कौन सा जांच किया जाता है, एलिजा। एड्स का फुल फॉर्म पूछता है, एड्स का फुल फॉर्म याद कर लेना, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम वायरस। एड्स कौन सा वायरस के कारण होता है, एचआईवी। एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इसका कौन सा एड्स में टेस्ट किया जाता है, एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट कौन सा है, एलिसा टेस्ट का फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी, सॉरी, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट एस्से। ठीक है, ये सभी एड्स के बारे में था। एड्स 1 दिसंबर को मनाया जाता है, सबसे पहले एड्स 1981 ईस्वी को हुआ था। ठीक, एड्स में क्या था, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। ठीक, ये सभी एड्स के बारे में था। और ये रिट्रोवायरस विषाणु का एचआईवी क्या समूह होता है। यहाँ पे करते हैं चैप्टर खत्म। यहाँ पे फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक टॉपिक का बच जा रहा है, ड्रग्स वाले का, वो आप कर लेना। ठीक है, ड्रग्स वाले का बच जा रहा है, होगा तो कल करवा देंगे। आज के लिए इतना ही। अगर हम अभी टाइम देखें, क्या टाइम हो रहा है,
टाइम 1:55 हो रहा है और हम वीडियो बना रहे हैं आप लोग के लिए। तो आपका भी फर्ज बनता है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने छोटे भाई को सपोर्ट करें। इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, 20 ऑब्जेक्टिव में पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिए। आप लोग समझ सकते हैं कितना मेहनत कर रहे हैं। आपका भी फर्ज बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फ्रेंड्स को बताएं और रिवीजन करें। और ख़ास तौर से तो ये उन स्टूडेंटों के लिए है जो सालों की पढ़ाई बर्बाद कर दिया है, हल्का फुल्का पढ़ा और अभी रिवीजन करना सोच रहा है कि 30 से 40 मिनट में वो रिवीजन पूरा चैप्टर कर लेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल।